नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलनों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी विश्व के पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन जो है वो हमने पढ़े थे। उसमें सबसे पहले जो हमने स्टॉकहोम सम्मेलन पढ़ा और मॉन्ट्रियल समझौता है वो पढ़ा। आज हम जो महत्वपूर्ण समझौता पढ़ रहे हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन अभी तक देखो हमने जो समझौते पढ़े हैं वो समझौते किसी न किसी एक पार्टिकुलर बिंदु को लेके हैं, या तो वो ओजोन परत के लिए है, या वो हरितगृह प्रभाव के लिए है, या पर्यावरण के किसी एक मुद्दे को लेकर है। लेकिन पृथ्वी शिखर सम्मेलन है पर्यावरण के समस्त मुद्दों को लेकर के विश्व स्तर पे, वैश्विक जो स्तर पे विश्व के विभिन्न देशों द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए किया गया एक प्रयास है। और काफी पृथ्वी सम्मेलन हो चुके हैं। उन पृथ्वी सम्मेलनों से हमें इसके परिणाम जो आरंभ में 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उससे लेके वर्तमान तक इन पृथ्वी सम्मेलनों के माध्यम से काफी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके माध्यम से विश्व में पर्यावरण की जो समस्या है उसमें कुछ प्रतिशत की क्या आई है, कमी आई है। तो देखते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो याद क्या करना है, वही डेट याद करनी है और डेट के साथ स्थान याद करना है कब हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका 3 से 14 जून 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील की राजधानी तो क्या है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, लेकिन ब्राजील का शहर क्या है? रियो डी जेनेरो। क्या है? रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो जो शहर है उसमें आपके ये सम्मेलन हुआ। रियो डी जेनेरो शहर में जो सम्मेलन हुआ, ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। 2 संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इन संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। इसमें विश्व में 178 देश है ने हस्ताक्षर किए। कितने देश थे? 178 देश जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए। लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? तो लक्ष्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ी है, यानी भूमंडलीय तापन या हरितगृह प्रभाव, यानी भूमि पे तापमान की जो वृद्धि हो रही है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, उसको रोकना। अब रोकेंगे कैसे? तो आपके सामने है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें आपके जितनी भी कार्बनिक गैसें हैं उनके उत्सर्जन को कम कर दें। उससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक रुक सकती है। दूसरा लक्ष्य था वनों का संरक्षण करें। तो वनों का अगर हम संरक्षण करेंगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही क्या हो जाती है, सही हो जाती है। ये अपने आप ही दूर होती चली जाती है। जैसे जैसे वन संरक्षण होगा, वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि होगी, तो इन समस्याओं में धीरे धीरे क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्योंकि इन सभी समस्याओं का जो कारण है वो है वन विनाश। क्या है? वन विनाश। वन विनाश होने से जितनी भी हमारी जो गैसें हैं उनके आयतन में अचानक वृद्धि हुई है, उनका संतुलन बिगड़ा है, इसी कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो वन संरक्षण को लागू किया जाए, वन संरक्षण के लिए प्रयास किया जाए
और वन विनाश को रोका जाए। जैव विविधता कार्यक्रम चलाए जाए। क्या चलाया जाए? जैव विविधता कार्यक्रम चलाए जाए। क्यों चलाए जाए? क्योंकि विशेष क्षेत्रों में अगर हम जीवों को संरक्षण कर रहे हैं तो जीव क्या करते हैं? पूरे पर्यावरण में संतुलन स्थापित करते हैं। पूरे पर्यावरण में क्या करते हैं? संतुलन स्थापित करते हैं। और ये जैव विविधता जो है वो कब आएगी? जब वन संरक्षित होंगे। जैव विविधता कब आएगी? जब हम फालतू जो गैसेज है उनकी अत्यधिक उत्सर्जन को रोकेंगे, तब क्या आएगी? जैव विविधता। तो जैव विविधता को क्या किया जाए? संरक्षित किया जाए। जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाए। जैव विविधता क्या होती है तो समझ में आ गया ना कि एक स्थान पर जैव विविधता क्या है? एक स्थान पर विभिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं का पाया जाना, वो क्या है? जैव विविधता है। अब रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र में समझौते में हस्ताक्षर किए गए। और जो रियो घोषणा पत्र में क्या था कि विश्व के जितने भी देश हैं वो क्या करें? अपने क्षेत्र में पर्यावरणीय समस्या को दूर करें और आपके विश्व बंधुत्व की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावना से ये सारे के सारे जो देश हैं वो क्या करें? पर्यावरण की अखंडता, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखें। पर्यावरण की अखंडता को और पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखें। यानी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र जानते हो? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है जैविक और अजैविक तत्व मिलकर जिस स्वरूप का निर्माण करते हैं वह है पारिस्थितिकी तंत्र। यानी जैविक और अजैविक तत्वों से मिले प्रतिरूप को क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। जिसमें अजैविक है वो अभिक्रिया करके जैविक में रूपांतरित होते हैं और जैविक है वो अजैविक से अभिक्रिया करके एक अपने वातावरण का निर्माण करता है जिसमें वनस्पति जीव जंतु सब क्या है? एक संतुलन क्रिया के आधार पर निवास करते हैं, अपना विकास करते हैं। यही क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। कहने का मतलब जीव जंतु वनस्पति और अजैविक तत्वों का एक समावेशित प्रतिरूप क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी अखंडता, उसकी गुणवत्ता, इसको बनाए रखने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना से सभी देश मिलकर के और एक सही दिशा में आगे बढ़े और सही दिशा में आगे बढ़ करके और क्या करें? इस पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें और पर्यावरण समस्या संरक्षण को प्रमुख मुद्दा बना करके पर्यावरण का संरक्षण करें, जिससे सारी समस्याएं क्या है? धीरे धीरे दूर हो जाए। कुल मिला के सारी बात एक ही चीज पे आती है कि हम क्या करें? पर्यावरण का संरक्षण करें। और यही पर्यावरण संरक्षण है वो हमारे लिए आगामी वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण जीवन जीने का आधार बनेगा। जो आज आधार है अगर उसको हम समाप्त कर देंगे, उसको नष्ट करने में लग जाएंगे, उसमें कई सारी विकट समस्या उत्पन्न कर देंगे तो आगामी आने वाली जो पीढ़ियां है वो पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु वनस्पति और मानव भी संसाधनों के अभाव में और पर्यावरणीय समस्याओं से घिर करके नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी उसी वीरान एक ग्रह के रूप में बदल जाएगी। तो ये बड़ी विकट समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। तो रियो घोषणा पत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी अखंडता, उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व के सभी देशों को आह्वान किया गया कि वह ये सारी समस्या है उसको दूर करने के लिए आगे आए और अपनी प्रत्यक्ष भूमिका इसमें निभाए,
जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। इसके बाद ये जो मुख्य अवधारणा आई सतत टिकाऊ विकास, इसको हम सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं। सतत पोषणीय विकास भी से कह सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। क्या है सतत विकास, इसके बारे में प्रश्न आ भी जाता है। सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत पोषणीय विकास लगातार पोषण युक्त विकास है। लगातार पोषण युक्त विकास सतत पोषणीय विकास है। कैसे होगा? ये तब होगा जब हमारे पास में संसाधन है, उन संसाधनों का हम अपने उपयोग के लिए तो क्या करें, मतलब आवश्यकता हमारी है उसके लिए तो उपयोग कर लें, और बाकी संसाधन है उनका संरक्षण करें, उनका दोहन नहीं करें। यानी संसाधनों का अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करके भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए उनका विनाश नहीं करें, उनका अतिदोहन नहीं करें, या भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का उपयोग करें। वही क्या है आपका सतत पोषणीय विकास, यानी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान रखते हुए वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना, क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास। देखो सीधी सी बात है कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना। ऐसा नहीं कि हम संसाधनों का उपयोग नहीं करें, हम स्वयं नष्ट हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये बोल रहा है कि हम अपनी आवश्यकता पूरी करें लेकिन वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि वेस्टेज होगा तो हम देख रहे हैं वर्तमान में जल की विकट समस्या आ गई और बहुत सारे संसाधनों की विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो हमें अभी समझ जाना चाहिए कि हम फिर भी संसाधनों का अतिदोहन करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी जिसको हम बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, वो पीढ़ी इन संसाधनों के अभाव में अपने विकास को अवरुद्ध करके और स्वयं ही क्या समाप्त हो जाएगी। तो हम फिर भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या करके जा रहे हैं? कुछ नहीं करके जा रहे हैं। तो अपन खुद तो क्या करें, उपयोग करें, लेकिन आगे अत्यधिक दोहन नहीं करें। यही क्या है सतत पोषणीय विकास, टिकाऊ विकास या लगातार पोषण युक्त विकास। कौन सा है? सतत पोषणीय विकास। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय कोष बनाया गया और वैश्विक पर्यावरणीय कोष बना करके कौन कौन से क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जैव विविधता के संरक्षण को, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना और उसको बढ़ावा देने के लिए, ओजोन परत जो है उसके क्षरण को रोकने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रदूषण है उसको रोकने के लिए, साथ ही साथ विश्व में विकट पर्यावरणीय समस्या है उनके लिए भी इसका प्रयोग किया गया। एक सबसे मोटी बात है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पहला था, इसमें जो ये मसौदा तैयार हुआ उस मसौदे को कहते हैं एजेंडा 21। प्रश्न आ जाता है एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के दौरान आपके 400 प्रश्नों का एक संकलन किया गया, जिसमें विश्व पर्यावरण मुद्दे हैं वो रखे गए, और इस वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के दौरान पूरे विश्व में पर्यावरण की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए काफी कुछ प्रयास किए गए और इसके माध्यम से सुझाव दिए गए।
तो ये एजेंडा 21 है 400 पृष्ठों का। इस एजेंडा 21 के साथ ही इस पर्यावरणीय सम्मेलन जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसमें आपके विश्व पर्यावरण जो कोष है उसकी स्थापना पर जोर दिया गया कि ये भी क्या है लागू किया जाए। तो एजेंडा 21 क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने देशों ने भाग लिया, 178 देशों ने भाग लिया, कौन कौन संस्थाएं हैं, यूएनडीपी अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। एजेंडा 21 क्या है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो प्रथम हुआ था उसके दौरान पर्यावरणीय समस्या और उनके निराकरण के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया। वह दस्तावेज क्या है, एजेंडा 21 है और यह 400 पृष्ठों का है। और लक्ष्य क्या था, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, वन संरक्षण को बढ़ावा देना, जैव विविधता को बढ़ावा देना, रियो घोषणा पत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता एकता को बनाए रखने के लिए सभी देशों को विश्व बंधुत्व की भावना से पर्यावरण संरक्षण करने के लिए आगे आने के लिए प्रयास करना, सतत और टिकाऊ या सतत पोषणीय विकास जो है उसको बढ़ावा देना, वैश्विक पर्यावरणीय कोष का निर्माण करना जिसमें ये सभी जो समस्या है उनके निराकरण के लिए इस कोष का उपयोग किया जाए। तो ये लक्ष्य और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि हमें किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को बचाना है, तो किन किन मुद्दों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद न्यूयॉर्क सम्मेलन, जो न्यूयॉर्क सम्मेलन है वो 1997 आपकी सेकंड पृथ्वी सम्मेलन, पूछ ले प्रश्न ऐसा आता भी है और पूछ लिया जाता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किसका नगर है, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका का जो नगर है, यूएसए का न्यूयॉर्क आपके मैप में समझाया हुआ भी है। तो वहां पे क्या हुआ था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, याद करना द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपके कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। इसके बाद हम बात करते हैं क्योटो सम्मेलन भी कहते हैं इसे, क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। प्रोटोकॉल इसलिए क्योंकि इसमें नियमों की पाबंदी रखी जाती है। प्रोटोकॉल क्या है, जिसमें नियमों की पाबंदी है, नियम है और नियमों के आधार पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना, तो इसलिए इसे ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। पर्यावरण के लिए है तो इसलिए इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। तो नाम याद कर लेना, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो सम्मेलन, ग्रीन हाउस सम्मेलन और विश्व पर्यावरण सम्मेलन। अब हुआ कहाँ पे, क्योटो जहां नाम आ गया तो वैसे जापान की कैपिटल की बात करें तो क्या है, टोक्यो। और क्योटो क्या है, यहाँ का एक शहर है। क्या है, शहर किसका, जापान का शहर कौन सा है, क्योटो है। इस क्योटो में दिसंबर 1997 को एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 159 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस पे 2002 में हस्ताक्षर किए। कब किए, 2002 में हस्ताक्षर किए। किस पे, क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने 2002 में क्या किया, हस्ताक्षर किए। और इस क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना। और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए इस क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैस जो है उनको उत्तरदायी ठहराया गया। कितनी गैस, 6 गैस जिनको उत्तरदायी ठहराया गया कि ये गैसें है वो हमारे पर्यावरण में तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण बनती चली जा रही है। तो गैसेज कौन कौन सी है, याद करना, पूछ लेता है प्रश्न कि कार्बन डाइऑक्साइड है,
मीथेन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साक्लोराइड है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 6 गैसों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रहेगी, मीथेन आपको याद रहेगी, हाइड्रोक्लोरोकार्बन देखो 3 गैसें तो आपको याद है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नाइट्रस ऑक्साइड किसमें काम आई थी? अम्लीय वर्षा में काम आई थी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको याद है किसमें आई थी काम? आपके अम्लीय वर्षा में। और हाइड्रोक्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये आपकी क्या है? प्रमुख 6 गैसें हैं। अब इन 6 गैसों के लिए प्रोटोकॉल क्या लगाया गया कि 1990 की तुलना में, ये देखो प्रोटोकॉल क्या होता है? नियम निश्चित कर देता है, एक लेवल लगा देता है कि हाँ यहाँ तक ये सब होना ही चाहिए, आदेशात्मक कार्य है। तो 1990 की तुलना में कितने % कमी आनी चाहिए? लगभग 5% कमी आनी चाहिए। और 2008 से 2012 के बीच में, 2008 से 2012 के बीच में, अब इसके अंदर जो विश्व के विकसित देश है उनके लिए ज्यादा पाबंदी कसी गई कि यूरोपियन संघ है वो 8% की कमी करेगा। कितनी % की? 8% की कमी करेगा। अमेरिका कितनी? 7% की कमी करेगा। अमेरिका कितनी करेगा? 7% की कमी करेगा। और जापान कितनी? जापान 6% की कमी करेगा। तो अमेरिका 8% की, अमेरिका 7% की, यूरोपियन संघ 8% की और जापान 6% की करेगा, कमी करेगा। तो समझ में आ गया क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ? जापान के क्योटो शहर में हुआ। कब हुआ? 1997 में हुआ। कितने देशों ने भाग लिया? 159 देशों ने भाग लिया। भारत ने हस्ताक्षर कब किया? 2002 में किया। कितनी गैसें उत्तरदायी थी? तो 6 गैसें उत्तरदायी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। क्या था प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल था 90 की तुलना में 5% कमी की जाए 2008 से 2012 तक। कितनी? 5% की कमी की जाए। यूरोपियन संघ को कितना? 8%, अमेरिका को कितना? 7% और जापान को कितना? 6% इसमें कमी करनी है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपके पर्यावरण से जुड़े हुए अगले सम्मेलन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।